चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न 9 फरवरी 2026 को पूछे जाने वाले वैसे प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने का काम करेगा। ठीक ना। अगर आप ऐसे वीडियो की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपको सभी क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो मिल सके तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। ठीक ना। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि भाई श्वसन जो हम सांस ले रहे हैं इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक ना। तो देखिए श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए हम लोग दो प्रकार का अभिक्रिया पढ़े, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या है, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होगा कि जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम नाक के सामने हाथ रख के देखिए आपको गर्म लगेगा। ठीक है ना, यानी कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन यह होता कैसे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें। देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। पहला कारण हम क्या लिखेंगे कि श्वसन क्रिया में होने वाले अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं कि जो हम खाना खाएं तो खाना खाएं उससे हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। और जो हम सांस लिए तो सांस लेने से हम क्या लिए, ऑक्सीजन लिए। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जब अभिक्रिया किया तो उससे हमें क्या मिला, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जल मिला। ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के रूप में छोड़ रहे हैं। ठीक ना, जो हम सांस छोड़ते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और साथ ही साथ क्या बना, जल बना। ठीक ना। जल जो हम लोग बाहर निकालते हैं पसीने के माध्यम से या फिर यूरिन के माध्यम से हम लोग जो बाहर निकालते हैं वो जल का निर्माण हुआ। ठीक ना। तो इस कारण से भी हम इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक ना। और दूसरा कारण क्या है, तो देखिए इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक ना। देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हम खाना खाएं उससे जो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हुई और जो ऑक्सीजन जो हम सांस के माध्यम से लिए इससे हमें क्या मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जल, और साथ ही साथ हमें क्या चीज़ का निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ। ठीक ना। तो ऊर्जा का निर्माण हुआ, इसलिए भी हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। तो जब आप परीक्षा में जब आप लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा कि श्वसन क्रिया में होने वाले अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दोनों मिल करके क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं, जो गर्म हवा छोड़ रहे हैं, तो उसके चलते ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक ना। तो चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक ना। क्या पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका क्या कारण है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके क्या क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझिए, निकट दृष्टि दोष पूछा गया है, यानी कि आप देखिए जो भी दृष्टि दोष पूछे, अगर निकट दृष्टि दोष पूछे तो निकट का वस्तु उसके साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष पूछे, यानी जो दृष्टि दोष है, दूर है मतलब दूर का वस्तु उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट का वस्तु उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से तो देख सकता है, यानी कि जो निकट रखी वस्तुओं को तो वो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक ना। वैसा दोष जिसमें निकट रखी वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ रहा है लेकिन दूर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका अगर हम कारण अगर पूछा गया कि भाई इसका क्या क्या कारण हो सकता है, वैसे क्या कारण की वजह से हमें निकट दृष्टि दोष होती है, ताकि हमें सावधानी भी उसकी बरतनी चाहिए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का प्रमुख कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, मोटा हो जाना। ठीक ना। आँख का जो अभिनेत्र लेंस है उसका अत्यधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आँख की फोकस दूरी कम होने के कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष
होता है, ठीक ना। और दूसरा कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक ना। देखिए आँख जो इस प्रकार से ये किस तरह से हो जाती है, तो ये आँख का ये जो आइरिस है, ठीक ना, ये यहाँ से ऐसे लंबा हो जाती है, ठीक ना। तो इसका आँख जब लंबा हो जाता है तो इसके कारण से इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक ना। तो फोकस दूरी का कम हो जाना इसका कारण है। और अगर इसका उपाय पूछा जाए कि भाई ठीक है निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका क्या क्या उपाय है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका उपाय क्या है, तो इस लेंस से दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे की उपयोग किया जाता है। देखिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट, और किसी को दूर दृष्टि दोष, ठीक ना, दोनों में आप देखिए हम लोग लेंस, दो प्रकार के लेंस के बारे में बात करते हैं। एक हो गया आपका अवतल लेंस, अवतल, और एक हो गया उत्तल लेंस, ठीक ना, उत्तल लेंस, ठीक ना, उत्तल लेंस। अब यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम लोग अक्षर का बात करें तो यहाँ पे 3 अक्षर है और यहाँ पे 2 अक्षर है, ठीक ना, यानी कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें 4 अक्षर है और इसमें 3 अक्षर है, यानी इसमें ये बड़ा है और इसमें ये छोटा है, यानी कि छोटे के लिए छोटा लेंस, बड़े के लिए बड़ा लेंस, ठीक ना। हम लोग इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, या फिर इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा इसमें वैसे दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक ना। आप लोग इस तरह से लिखिएगा। तो फिर से हम लोग एक बार पूरा आंसर बात करते हैं कि वैसी दोष यानी कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु वह दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। और इस दोष का कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा कारण क्या लिखेंगे, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये 2 कारण लिखेंगे और निवारण में लिखेंगे अवतल लेंस के चश्मे से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभप्रद है। यानी कि हमसे पूछा क्या गया है कि देखिए श्वसन यानी कि सांस लेने में जितना एक स्थलीय जीव सक्षम है उससे कहीं ज़्यादा जलीय जीव को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका क्या क्या इससे जो स्थलीय जीव है उसे किस प्रकार से यह लाभदायक है। तो देखिए जलीय जीव जो होते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो जलीय जीव को ऑक्सीजन पानी में घुलित ऑक्सीजन से उसे मिलता है, जबकि स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो कि आसानी से स्थलीय जीव को ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक ना। देखिए क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि अगर हम बात करें वायुमंडल में आसानी से ऑक्सीजन मिल जाता है परंतु जल के अंदर ऑक्सीजन आसानी से मिल नहीं सकता, उसे आसानी से उसे ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक ना, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है, बहुत ही दुर्लभ होती है। आप जैसे देखे होंगे कि ठंडा के सीज़न में जैसे आप नवंबर का बात करते हैं, अक्टूबर नवंबर के समय में आप देखते होंगे, जब अभी आप ठंडा या फिर गर्मी के समय में देखते हैं कि हवा तेज़ बहती है तो पानी जो तालाब का पानी भी क्या है, तालाब का पानी में लहर उत्पन्न होता है। लेकिन उस समय अक्टूबर नवंबर के समय में देखते हैं मौसम शांत रहता है तो पानी क्या होता है कि पानी इस तरह से स्थिर रहता है। अब जब पानी स्थिर है तो यहाँ पे जो जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। अब जो वहाँ पर जो मछली है उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो क्या करती है कि वो बार बार मछलियाँ क्या होती है, ऊपर की ओर आती है, बार बार मछली ऊपर की ओर आती है, तब हम उसे कहते हैं कि मछली वहाँ पे खेल रही। दरअसल वो मछली वहाँ खेल नहीं रहती है, मछली क्या कर रही है, बार बार वो सांस लेने के लिए वो पानी में ऊपर आती है, ठीक ना, पानी में वो बार बार ऊपर आती है। और अगर बाकी समय में बात करते हैं तो बाकी समय में ये इस प्रकार से वेव उत्पन्न होते रहती है, तो उस समय क्या होता है कि बार बार वो ऑक्सीजन यहाँ पे मिलते रहता है, तो आसानी से मछलियों को ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन ऐसे समय में उसे आसानी से घुलित ऑक्सीजन
नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अब फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और स्थलीय जीव सांस लेने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक ना, मुख्य अंतर तो ये हो गया कि जलीय जीव ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जल से लेते हैं, और स्थलीय जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है, और इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर जलीय जीवों की अपेक्षा क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। ठीक ना, जिसके कारण उसे आसानी से ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। ठीक ना, हम लोग पढ़ाई किए हैं कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को मुख्यतः दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन सा क्रम में, एक हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्रम क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन। ठीक ना, हम लोग प्रतिरोध को दो ही प्रकार से जोड़ सकते हैं। कोई भी आप बल्ब देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, आपके घर में जितने भी आप जो भी, चाहे फ्रिज हो या फिर कोई भी मशीन हो, आपका बल्ब हो, आयरन हो, यानी कि आप कोई भी अगर उपकरण को अगर आप विद्युत में जोड़ रहे हैं तो यही दोनों प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, या तो श्रेणी क्रम से या फिर समांतर क्रम से। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन सा तरीका, तो पहला हो गया आपका श्रेणी क्रम। हम लोग क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़कर यह संयोजन तैयार किया जाता है। अगर हम श्रेणी क्रम का अगर डिफिनेशन का अगर हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे कि जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ करके जब क्रम को पूरा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि हम लोग देखिए, अगर मान लो इस तरह से आपका 3 प्रतिरोध है, तो इसका दूसरा सिरा इसका पहला सिरा को एक साथ जोड़ेंगे, और इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा को एक साथ जोड़ देंगे, और फिर इसके एक सिरे को विद्युत में और इसको मतलब जहाँ से हम लोग करंट दे रहे हैं उससे हम लोग जोड़ देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और वही अगर हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन का, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को उन्हीं दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग अधिकतर करते हैं कि जैसे आपका एक बल्ब ये है, यहाँ से 2 तार इस तरह से निकला, फिर एक बल्ब ये है, यहाँ से दो तार निकला, यहाँ से 2 तार निकला। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक सिरा को एक साथ जोड़ देते हैं और इसके दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक ना, ये तीनों को हम लोग क्या किए, एक जगह, और ये तीनों को एक जगह पे हम लोग जोड़ देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक ना, तो हमें आंसर में क्या लिखेंगे कि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मुख्यतः दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक हो गया श्रेणी क्रम और एक हो गया समांतर क्रम। ठीक है ना, आप लोग इतना भी आंसर लिखिएगा, काफ़ी है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। ठीक ना, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे कि पारितंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, देखिए, अपमार्जक जीवों के मृत शरीरों तथा उनके अपशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक ना, ये सरल पदार्थ पुनर्चक्रण होकर मृदा में मिल जाते हैं तथा पौधों के द्वारा वो दोबारा प्रयोग में लाया जाता है। आप समझिए कि ये कैसे होता है। देखिए, अगर मान लो कोई घास है, ठीक ना, एक जैसे मान लेते हैं कि ये घास उगा, ठीक ना, घास उगा। अब घास को क्या हो गया कि इसको गिलहरी खा गई। ठीक ना, घास को गिलहरी खा गई। अब गिलहरी को मान लीजिए कि सांप खा गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं, कोई बिल्ली खा गई। ठीक ना, तो मान लेते हैं कि ये घास है, घास को खरगोश खाया और खरगोश को शेर खा गया और शेर मर गया। ठीक ना, तो शेर सड़ जाएगा। ठीक ना, शेर सड़ेगा तो उसका खाद बनेगा और खाद से फिर क्या उत्पन्न होगा, घास उत्पन्न होगा। ठीक ना, और फिर वही पुनर्चक्रण क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। तो वही क्या होता है कि वही फिर से वो मिट्टी में मिल जाते हैं तथा वो पौधों के द्वारा फिर से वो प्रयोग में
लाए जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। यह आपको जंगल चक्र में भी मिलेगा, तालाब में। पारितंत्र जैसे पारितंत्र का बात करें तो अब पारितंत्र एक तालाब भी क्या है, एक पारितंत्र है। बगीचा भी क्या है, एक पारितंत्र है, जहाँ पे एक जीव का जन्म हुआ और वहीं पे उसको मृत्यु के प्राप्त हुआ और वहीं पे उसका शरीर क्या हो गया, पूरी तरह से विलीन हो गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहेंगे। अगर बात करते हैं अपमार्जक का, तो अपमार्जक अगर अपमार्जक नहीं हो या फिर अपमार्जक उसके शरीर को अगर नष्ट ना करे तो पूरा धरती क्या हो जाएगा कि अपशिष्ट पदार्थों से पूरी तरह भर जाएगा और दुर्गंध सेंट से कोई भी जीव का जीवित रहना यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि पारितंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की अगर भूमिका का बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपमार्जक जीवों के मृत शरीरों तथा उनके अपशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को अपघटित करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है ना। और यही सरल पदार्थ पुनर्चक्रण होकर मृदा में मिल जाते हैं तथा पौधों के द्वारा वो दोबारा प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, ठीक ना। कोई भी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, यानी कि ओवरलोड कब होता है। तो देखिए, जब विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं। नहीं, यहाँ पे पूछा कि लघुपथन यानी कि तार कब शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक ना। तो जब भी विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी कि जिसको हम लोग गर्म फेज बोलते हैं और उदासीन तार यानी कि जिसको हम लोग ठंडा फेज बोलते हैं, ठीक ना। तो जब गर्म फेज और ठंडा फेज दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध की शून्य हो जाने के कारण लघुपथन होता है, यानी कि तार बीच में क्या हो जाता है, कहीं पर भी कट जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। जब भी किसी विद्युत परिपथ में जो गर्म फेज है और जो ठंडा फेज है दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो शून्य होने के कारण लघुपथन होता है और लघुपथन के कारण आग भी लग सकती है और विद्युत परिपथ में लगी उपकरण क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। यानी कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी पकड़ सकती है और आग पकड़ने के साथ साथ जो भी उस पर विद्युत उपकरण जो उसमें हम लोग जोड़े हैं वो विद्युत उपकरण क्या हो सकते हैं, क्षति भी उसे हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, उत्तर लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के क्या क्या लाभ है, ठीक ना। श्रेणी क्रम, अभी हम लोग बात की कि हम लोग तार को कोई भी विद्युत उपकरण को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अच्छा श्रेणी क्रम की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन करने से हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलता है, इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि जब हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक उपकरण खराब हो जाता है तो परिपथ पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। अभी हम लोगों ने बात किया कि इस तरह से आपका ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, अब यह पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा प्रतिरोध और ये पहला और ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, परिपथ को जोड़ करके हम लोग पूरा करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे आप विद्युत में देखते होंगे कि इस तरह से दोनों के बीच में एक तार होता है, ठीक ना, जो कि एक दूसरे को इसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब अगर मान लेते हैं कि अगर ये बल्ब अगर फ्यूज हो गया और ये बीच से ऐसे कट गया, ठीक ना, यानी कि बीच से इसका तार क्या हो गया, कट गया। अब ये खराब हो गया, तो खराब हो गया तो क्या आगे इधर करंट पास हो पाएगा, तो आगे करंट पास नहीं होगा। जब आगे करंट पास नहीं होगा तो बाकी बल्ब भी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, यानी कि बाकी उपकरण भी काम करना बंद कर देंगे। तो वही है कि जब श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक उपकरण खराब हो जाता है तो परिपथ पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है तथा अन्य सभी उपकरण भी काम नहीं करते हैं, यानी कि सभी उपकरण बेकार हो जाते हैं। अब हमें इस चीज़ की जांच करनी पड़ती है कि भाई इसमें से कौन सा उपकरण खराब हुआ है, ठीक ना। अब जब इसका हम लोग जांच करेंगे तो उसमें समय भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लगता है, मतलब परेशानी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की धारा
श्रेणी क्रम की धारा एक जैसी रहती परंतु अलग अलग तरह के उपकरणों को अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। और एक कारण क्या है कि देखिए श्रेणी क्रम संयोजन जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज जो जाएगा वो वोल्टेज क्या होगा, सभी के लिए एक जैसा जाएगा। अब सभी को एक जैसा जा रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 50 वाट का कोई बल्ब जलाए हैं, यहाँ पे 100 वाट का कोई है, यहाँ पे 10 वाट का है, यहाँ पे अगर 20 वाट का बल्ब है, तो सबको एक जैसा वोल्टेज मिलेगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि जिसको ज़्यादा चाहिए उसको उतना वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, तो जिसके कारण भी उपकरण, बहुत सारे उपकरण काम नहीं करते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं 500 क्रम संयोजन में, तो 500 क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सभी को अब मान लीजिए ये जहाँ से करंट का दो स्रोत है, यहाँ से हम लोग करंट दी। अब मान लीजिए यहाँ से अगर हम बहुत सारे उपकरण भी अगर जोड़ते हैं, ठीक ना, मान लीजिए एक उपकरण यहाँ पे हम लोग जोड़े हैं, एक उपकरण हम लोग यहाँ पर भी हम लोग जोड़े हैं, एक और उपकरण लिए, तो सभी को अपने अनुसार से जितना जिसको आवश्यकता है उतना उसको वोल्टेज मिल जाता है, ठीक ना। और अगर इसमें से अगर एक बल्ब अगर ख़राब भी हो गया तो इससे बाकी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, यानी कि इसको जो भी वोल्टेज चाहिए, जो भी विद्युत चाहिए वो उसे आसानी से मिल जाता है, ठीक ना। तो ये हमें 500 क्रम संयोजन का फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग श्रेणी क्रम से ज़्यादा हम लोग किस पे हम लोग ध्यान देते हैं, 500 क्रम संयोजन पे। इससे क्या होता है कि सभी को आसानी से विद्युत मिल जाता है और सबको अपना अपना मिलता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। देखिए आपको परीक्षा में जो पूछा जाएगा, आपको कोई भी एक का परिभाषा या फिर दो का परिभाषा आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हमने क्या किया कि सभी की परिभाषा को एक साथ रख के आपको एक साथ बता दे रहे हैं, ताकि आप परीक्षा में आसानी से कोई भी पूछेगा तो आप उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, तो हम लोग पहले मुख्य अक्ष यानी कि पहले ध्रुव का देखते हैं। ध्रुव हम लोग देखते हैं तो ध्रुव क्या है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए इस तरह से आपका एक दर्पण है, ठीक ना, इस प्रकार से क्या है, एक दर्पण है और ये हो गया। तो ये जो P बिंदु जहाँ पे हम लोग देखते हैं, P बिंदु, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और वहीं अगर हमसे पूछा जाए मुख्य अक्ष, ठीक ना, दूसरा क्या पूछा गया है, मुख्य अक्ष, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये आपका हो गया दर्पण हो गया। तो दर्पण का देखिए ये दर्पण मुड़ा हुआ है, तो मुड़ा हुआ है तो इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, और हम लोग केंद्र को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। और केंद्र और ध्रुव के बीच में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि मुख्य अक्ष, तो देखिए ये जो केंद्र है और केंद्र और मुख्य ध्रुव यानी कि केंद्र और ध्रुव के बीच में जो हम लोग एक छोटी सी काल्पनिक रेखा, मतलब कोई ऐसा दर्पण में कभी आपको रेखा नहीं मिलेगा, उसे काल्पनिक रेखा हम लोग मतलब अपने से खींचते हैं। तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले काल्पनिक रेखा को ही क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। फिर वही पूछा गया है कि वक्रता केंद्र क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, ठीक ना, कोई भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी जो ये सी जो हम लोग बात किए यही क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक ना। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक, हम लोग क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का, ये छोटा सा क्या है, गोले का ही एक छोटा सा टुकड़ा है, और इसी गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फोकस और फोकस दूरी के बारे में। तो देखिए ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं फोकस कहते हैं, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। हम लोग उसका भी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखेंगे फोकस के विषय में कि देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग मुख्य अक्ष से उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे आप इस प्रकार से आप जब किरण आरेख खींचते हैं, ये आपका सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। अब अगर जैसे कोई वस्तु अगर मान लीजिए हम लोग रखते हैं
यहाँ पे वस्तु है तो यहाँ से ये गया और ये फोकस से होते हुए क्या होता है, रिटर्न आता है, ठीक ना। तो ये जहाँ से ये रिटर्न आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। और पूछा गया है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी क्या लिखेंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये जो आपका P है ध्रुव और ये आपका फोकस है, तो ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग ये चारों पांचों डिफिनेशन आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में आसानी से, आप कोई भी अगर पूछे तो आप आसानी से उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि आप कचरा निपटाने की समस्या कम करने के क्या योगदान कर सकते हैं, ठीक ना। आप जो है वो कचरा निपटाने की समस्या को कम करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करें। तो हमसे पूछा गया है कि कचरा निपटान के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि कचरा निपटान की समस्या कम करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, उसमें से 2 निम्नलिखित। देखिए, कचरा फेंकने के पूर्व जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जो कि आसानी से नष्ट हो जा सकते हैं उसे अलग करेंगे, और वैसे पदार्थ जो आसानी से नष्ट नहीं होंगे, उसे नष्ट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, उसे हम लोग क्या रखेंगे, अलग रखेंगे। यानी कि दोनों को अलग अलग हम लोग करेंगे। पहला तो हम लोग ये करेंगे, और ऐसे सभी पदार्थों को अलग करना जिनका पुनः चक्रण क्या है, संभव है, यानी जिसे हम फिर से दोबारा हम लोग उसे उपयोगी बना सकते हैं, ठीक ना। जिसका हम लोग फिर से पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिसका हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः चक्रण जिसका संभव है, उसे हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक ना। जैसे कि आपका हो गया कागज़, शीशा, धातुएं, रबड़ इत्यादि, उन्हें हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और जैव निम्नीकरण पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कब कचरा निपटाने का एक सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि भैया हम लोग वैसे पदार्थ जिसका हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं, उनका हम लोग फिर से क्या करेंगे, पुनः चक्रण कर देंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये मन में एक शंका चलते रहता है कि हमारा जो कॉपी किताब है उसे अगर हम बेच देंगे तो उसके वजह से हमारी विद्या घट जाएगी। तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक ना। आप लोग के पास जो भी किताब कॉपी है उसे अगर आप बेच देंगे तो उससे क्या होगा, फिर से उसका कागज़ बनाया जाएगा, ठीक ना। उसके चलते कई सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे, क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि जो आपका जो कॉपी कलम जो मतलब कॉपी किताब जो भी बना है वो पेड़ से ही बना है, ठीक ना, पेड़ के छाल से ही बना है। तो इस तरह से आप लोग उसका रिसाइकल में भी आप मदद कर सकते हैं। और दूसरा क्या हम लोग कर सकते हैं कि जो जैव निम्नीकरण पदार्थों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, यानी कि वैसे पदार्थ जो आसानी से क्या हो सके, नष्ट हो सके, ठीक ना, आसानी से वो समाप्त हो सके, यानी कि वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, वैसे सामान का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, ठीक ना। तभी जाके हम लोग पर्यावरण को सुरक्षा रख सकते हैं, ठीक ना, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया, ठीक ना। मेंडल ने कोई अन्य और पौधे का उपयोग क्यों नहीं किया, इन्होंने आखिर मटर के पौधे का ही उपयोग क्यों किया, इसका मुख्य कारण क्या है। तो हम लोग इसका लिखेंगे आंसर कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों से किया। पहला कारण तो हम यही लिखेंगे कि मटर के पौधों में विकल्पीय लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि हमें देखने को मिलता है कि मटर में अलग अलग मटर का पौधा जो है अलग अलग, जैसे फूल का रंग हमें पता चलता है, मटर का दाना भी अलग अलग, हमें कुछ दाना जैसे आपको चिपटा दिखाई देता है, कुछ गोल दिखाई देता है, कुछ झुर्रीदार दिखाई देता है, ठीक ना। तो हमें आसानी से उसमें अंतर भी हमें आसानी से देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसका जो जीवन काल है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी कि मटर का पौधा 3 से 4 महीना उसका जीवन काल है, और इतने में ही वो क्या हो जाता है, पूरा वो नष्ट हो जाता है, और फिर से उसको उगाना भी उतना ही आसान है, यानी कि हम आसानी से उसके कई पीढ़ी का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, ठीक ना। अगर यही चीज़ अगर मनुष्यों में करना चाहता तो अगर जो वैज्ञानिक अगर मनुष्य में रिसर्च कर रहा है वो कई बार वो उसी को मरना पड़ता, ठीक ना, तो फिर उसका कोई संभव ही नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया, क्योंकि इसका जीवन चक्र क्या है, काफ़ी कम है, जीवन काल बहुत ही छोटा है। और तीसरा कारण क्या है, तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि यह स्वपरागन करता है, ठीक ना। ये क्या करता है, जो मटर का पौधा है, मटर का फूल जो है वो क्या करता है, स्वपरागन करता है, परंतु कृत्रिम तरीके से भी परागन इसमें कराया जा सकता है, ठीक ना। यानी कि फूल को
फूल को निषेचित करने के लिए वो स्व निषेचन भी करता है और साथ ही साथ उसे कृत्रिम रूप से भी निषेचित हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि एक ही पीढ़ी में अनेक बीज हमें बनता हो। जैसे आप मटर जब आप खा रहे हैं या फिर मटर का पौधा देख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि एक पौधा कई सारे मटर के दाने उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो उसमें कई सारे दाने उत्पन्न जिसमें हम लोग आसानी से उसके लक्षण का हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या इसमें समानता है और क्या भिन्नताएं हैं, ये हमें आसानी से देखने को मिलती है, ठीक ना। कहाँ पे? तो मटर के पौधे में। तो ये हम लोग चार मुख्य तर्क देंगे कि मटर के पौधे का ही उपयोग क्यों किया गया, ठीक ना। क्यों किया गया तो लिखेंगे हम लोग कि मटर के पौधे में विकल्पी लक्षण आसानी से हमें दिखाई पड़ते हैं और इसका जीवन काल भी बहुत ही छोटा है। साथ ही साथ यह स्वपरागन होता है, परंतु इसमें कृत्रिम रूप से भी परागन किया जा सकता है और इसमें एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। तो इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तांबे के बर्तनों को नींबू या फिर इमली के रस से साफ किया जाता है, इसका कारण बताएं, ठीक ना। कि तांबे के बर्तनों को नींबू या फिर इमली के रस से ही साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, ठीक ना। हम लोग तांबा पे देखते हैं कि तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, जिसके कारण उसका रंग क्या हो जाता है, तो उसका रंग मलिन हो जाता है। और जब तांबे के बर्तन को नींबू या फिर इमली के रस से साफ किया जाता है तो नींबू या फिर इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके उसे तांबे के बर्तन से क्या कर देती है, अलग कर देती है। तो जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लग जाता है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता है कि बर्तन जो है वो साफ होकर वो चमकना शुरू कर देता है। तो खट्टे पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है और इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, ठीक ना। चलिए क्या लिखेंगे, हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पादप में रासायनिक समन्वय में किस प्रकार होता है, ठीक ना। क्या पूछा है कि पादप में रासायनिक समन्वय में किस प्रकार होता है, ठीक ना। पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। तो क्या लिखेंगे कि पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। अगर पूछा गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पादपों में रासायनिक समन्वय जो होता है वो पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भाग को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक ना। क्या होगा कि हार्मोन को उत्पन्न करता है जो उसके विशिष्ट भागों को प्रभावित करता है और पादपों में प्रकाश के आने की दिशा की ओर वो बढ़ता है। गुरुत्व और जड़ों को नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है, ठीक ना। देखिए पेड़ जो है वो पेड़ इस प्रकार से, जैसे ये आपका ज़मीन है तो ज़मीन से इसका एक हिस्सा क्या जाता है, नीचे की ओर जाता है और एक हिस्सा क्या जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। तो जो नीचे की ओर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक ना। और ऊपर की ओर जाता है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाला जो है वो सुबह सुबह जब दूध बेचने के लिए जाता है तो वो क्या करता है कि वो अपने दूध में कुछ सोडा मिलाता है। तो उसका क्या कारण है। पहला पूछा है कि ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, ठीक ना। देखिए सोडा जो है वो एक क्षारीय पदार्थ है और दूध जो है, दूध का पीएच मान 6 होता है, ठीक ना। तो 6 से बढ़ा करके उसका ज़्यादा पीएच मान यानी कि 7-8 क्यों कर दिया जाता है। तो उसका कारण क्या है, तो देखिए क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों, तो बेकिंग सोडा की प्रवृत्ति क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक ना। बेकिंग सोडा एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है तथा ये दूध के पीएच मान को बढ़ा देता है। अब जो दूध का पीएच मान कितना था, 6 था, अब 6 से बढ़ करके उसका पीएच मान 7, 8, 9 हो गया। अब जैसे जब जिसका पीएच मान अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसका पीएच मान फिर से घटने में क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। देखिए जब दूध का पीएच मान अगर 6 है तो इसको 6 से 5 मतलब जैसे जैसे समय बीतेगा, अगर गाय से अगर दूध अगर सुबह का 7 बजे निकाला गया है तो 9-10 बजते करते वो दूध धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूध
दूध का पीएच मान घटने लगेगा, और दूध का पीएच मान घटने लगेगा मतलब दूध और ज़्यादा खट्टा होते होते वो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो फिर मार्केट में वो उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए वो क्या करता है ग्वाला कि दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, ठीक ना, बेकिंग पाउडर मिला देता है, जिसके कारण उसका पीएच मान 6 से बढ़ करके 7-8 हो जाता है। अब 7-8 हो गया, अब 8 हो गया तो उसको फिर से 6 पुनः आने में उसे लगभग 4-5 घंटे का समय लगेगा, और 4-5 घंटे के समय में वो क्या करेगा कि दूध जिसको जिसको पहुंचाना है उसे वो पहुंचा देगा, ठीक ना, यानी कि सबको दूध फिर से मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए वो क्या करता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक क्या होता है, खराब नहीं होता है, और आसानी से वो सभी ग्राहकों को दूध पहुंचा सकता है। और देखिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लग जाता है, ठीक ना, और इसीलिए इसके दूध को क्या होता है, वो दूसरा कारण पूछा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय आखिर क्यों लगता है। तो देखिए क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा डाला गया तो उसका पीएच मान क्या हो गया, बढ़ गया, पीएच मान बढ़ गया, तो दही का पीएच मान 6 से भी क्या होता है, कम होता है। तो दही का पीएच मान कम है तो उसको, अब जब दूध का पीएच मान ज़्यादा है तो उसको कम होने में समय लगेगा। तो इसीलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध के क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय लग जाता है, ठीक ना। देखिए फिर दूध में लैक्टिक अम्ल डाला जाता है, या फिर कोई दही थोड़ा सा 1 चम्मच दही उस दूध में डाला जाता है ताकि उसमें लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया उसमें आसानी से उत्पन्न हो सके, और फिर से वो दूध से क्या बन सके, दही बन सके। तो इसलिए ऐसे दूध को दही बनने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है, ठीक ना। क्या पूछा है कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है। तो देखिए प्राणियों के शरीर में 2 तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं और सूचना आगे क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं, यानी कि सूचना को आगे भेजने का काम करते हैं, सूचना को ट्रांसफर करते हैं, ठीक ना। देखिए सूचना एक तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका के सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। जैसे एक तंत्रिका कोशिका आप इस तरह से देखते होंगे, इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ रहता है तंत्रिका कोशिका में, और ये बीच में आपका इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ठीक ना, और यहाँ से ये जो है ये द्रुमिका, ठीक ना, ये इस प्रकार से द्रुमिका, फिर यहाँ से आपका इधर आगे वाला मुंडी यहाँ से जुड़ा रहता है। तो यही जो है ये क्या करती है, ये जो है यहाँ से सूचना को आगे अगला कोशिका में ये क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, ठीक ना, और सूचना आगे प्रेषित होकर सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, ठीक ना। इसकी द्रुमिका से क्या होती है, उस सूचना आगे ट्रांसफ़र होता है, और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है, और यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाओं तक पहुंचता है तथा तंत्रिका कक्ष में होता हुआ इसका अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, ठीक ना। क्या होता है कि देखिए यहाँ पे विद्युत आवेग से सूचना क्या होती है कि हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है, ठीक ना। ये क्या किया कि ये सूचना को ग्रहण किया, ठीक ना। कोई भी अगर घटना घटा हमारे शरीर में तो ये सूचना को क्या करती है, ग्रहण करती है, और सूचना को विद्युत आवेग से यहाँ पे भेजती है, फिर यहाँ से अगले कोशिका में जाती है, फिर अगले कोशिका से अगले कोशिका में। तो इस तरह से तुरंत सूचना क्या होती है कि तुरंत ऑन द स्पॉट हमारे क्या होती है, मस्तिष्क तक ये सूचना पहुंचती है, ताकि हमें कोई भी घटना हमारे शरीर में हुआ, जैसे अचानक अगर हम लोग कोई गर्म वस्तु को छू लेते हैं, कोई नुकीली वस्तु में अगर हाथ पैर लग जाता है, या फिर आँख की तरफ मतलब हमारे शरीर की ओर कोई वस्तु हानिकारक वस्तु आ रही है, तो वो सूचना को क्या करती है, ग्रहण करके और तुरंत मस्तिष्क को ये सूचना देती है कि आपके लिए ये नुकसानदायक है, तो हमारा शरीर उसका बचाव का कुछ तरीका ढूंढ लेता है, ठीक ना। तो इसलिए यह हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे पूछा गया है सिनेप्स का कार्य क्या है, तो यहाँ पे सिनेप्स का कार्य क्या है, तो वो सूचनाओं को आगे ट्रांसफ़र करना है, ठीक ना। सिनेप्स का मुख्य रूप से यही कार्य है। चलिए फिर आगे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, इसे पूछा गया है, ठीक ना। खनिज और अयस्क में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर है। तो देखिए खनिज और अयस्क में क्या अंतर है बच्चों, तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक ना। लेकिन अगर बात करें सभी अयस्क का, तो सभी अयस्क क्या होते हैं,
खनिज होते हैं, ठीक ना। पहला मुख्य अंतर यह है कि सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, परंतु सभी अयस्क क्या होते हैं, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। और दूसरा अंतर क्या लिखेंगे कि सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें सभी खनिजों से, तो सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता, यानी कि सभी खनिज से हम लोग धातु नहीं निकाल सकते, जबकि सभी अयस्क धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सभी अयस्क का, तो सभी अयस्क से हम धातु निकाल सकते हैं, ठीक ना जी। फिर भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या फिर यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब वैसे तत्व जो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से हमें आसानी से मिल जाते हैं, वो तत्व यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लेकिन वे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्चा में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी कि देखिए वैसा खनिज जो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध भी है, मतलब प्राकृतिक में उपलब्ध है, लेकिन उससे हम धातु आसानी से क्या कर सकते हैं, कम खर्चा में उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे ही अयस्क की श्रेणी में रखा गया है, ठीक ना। जैसे आपका हो गया बॉक्साइड हो गया, या फिर आपका लौह अयस्क हो गया, ठीक ना, मैग्नीज हो गया, तो ये सभी से हम लोग क्या करते हैं, धातु आसानी से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो इसको हम लोग अयस्क की श्रेणी में रखते हैं, ठीक ना। इसे हम लोग क्या रखते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग अयस्क कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव में वृषण के क्या कार्य हैं, ठीक ना। मानव में वृषण के मुख्य रूप से क्या क्या कार्य हैं, तो देखिए मानव में नर जनन कोशिका तथा अथवा शुक्राणुओं के निर्माण वृषण में होता है, ठीक ना। मानव में नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है बच्चों, तो यहाँ पे वृषण में ही होता है, और यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में भी वृषण की क्या होती है, अहम भूमिका होती है, ठीक ना। यहाँ पे अगर हम लोगों से कार्य पूछा गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे मुख्य रूप से वृषण का कार्य क्या है, तो शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक ना। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही होता है, और यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, ठीक ना। ये कहाँ स्थित होता है, तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में यह स्थित होता है, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यकता शरीर के ताप से क्या होता है, कम होता है, यानी कि हमारे शरीर के तापमान से इसकी तापमान क्या होती है, कम की आवश्यकता होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में भी वृषण हार्मोन की ही वृषण की ही अहम भूमिका होती है, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पारितंत्र किसे कहते हैं, ठीक ना। क्या पूछा गया है कि पारितंत्र किसे कहते हैं। जैसे अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखें कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया कि पारितंत्र कहते किसको हैं। तो क्या लिखेंगे कि किसी क्षेत्र के सभी जीव अथवा या तथा अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। अतः एक पारितंत्र में जैव घटक अथवा अजैव घटक दोनों ही होते हैं। कि देखिए कोई भी क्षेत्र में जीव एवं अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक ना। आप इसमें बहुत सारी चीज़, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि जैसे कोई जीव हो गया, कोई जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव, इसके भौतिक कारकों के पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में भी ये क्या करती है, मदद करती है। यानी कि एक जीव के जन्म से लेकर उसके मरण और उसका नष्ट होने तक के कार्य को ये संपन्न करती है, ठीक ना। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ठीक ना। साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग साबुन का बात करते हैं, तो वे लंबी श्रृंखला वाले अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है, ठीक ना।
वे लंबी श्रृंखला वाले अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है और इनका आयनिक भाग COONA समूह होता है। ठीक ना। कठोर ये क्या करती है, ये कठोर जल में इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक ना। कठोर जल में आसानी से आप देखते होंगे कि जहाँ का पानी थोड़ा सा कड़वा रहता है वहाँ पे ये आसानी से झाग नहीं देते हैं, जिसके कारण कपड़ा भी साफ जल्दी नहीं होता है और इन्हें पानी में घुलने में क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। आप साबुन को देखते होंगे कि साबुन पानी में जल्दी नहीं घुलता है। ठीक ना। ये बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि सोडियम अस्टीरेट। ठीक ना। ये पानी में भी आसानी से नहीं घुलता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं डिटर्जेंट का, तो वे लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड या एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण है और उनके पास आयनिक भाग में क्या होता है, सोडियम सल्फेट SO3Na या फिर SO4Na समूह होता है। ठीक ना। और इसमें कठोर जल उनकी दक्षता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक ना। यानी कि ये कठोर जल में भी आसानी से ये घुल जाता है, जबकि साबुन को हम लोग देखें कि ये कठोर जल में आसानी से नहीं घुलाता। ये पानी में तेज़ी से घुलते हैं। ठीक ना। साबुन तेज़ी से नहीं घुलता है, लेकिन ये तेज़ी से पानी में भी घुल जाता है। और कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, उदाहरण के लिए सोडियम लॉरिस सल्फेट। ठीक ना। ये उसका उदाहरण है। ठीक। तो हम लोग टोटल 18 प्रश्न देखे और 18 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यानी कि सभी चुनिंदा प्रश्न थे, आपके लिए बहुत ही काम का होगा। ठीक ना। और फिर इसी तरह के और भी सभी विषय की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए। तो फिर मिलेगा हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।